प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ अपने सामने एक साधारण सी सामग्री रखी हुई है और इसके अंदर साइंस अराउंड अस, विज्ञान हमारे चारों ओर, विज्ञान हमारे चारों ओर। तो हम कुछ साधारण से प्रयोग करके आपके सामने सबसे पहले आपने उत्प्लावन का नाम सुना? उत्प्लावन का नाम सुना है या नहीं सुना है? बोलिए फटाफट। सुना है। ये एक टमाटर है। क्या है? टमाटर। इस टमाटर को हम इस जल में डुबाते हैं। देखिए, क्या ये पूरा डूबा है या आधा डूबा है? आधा। किसके कारण तैर रहा है? क्या हो रहा है इसमें? क्यों तैर रहा है ये बताइए? किसके वजन के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। तो अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्प्लावन बल है क्या? भाई ये आंशिक डूबा हुआ है ना, पूरा नहीं डूबा हुआ है। अब देखो यहाँ आपके सामने मैं इस आलू को डुबाता हूँ, ये तो नीचे डूब गया। इस पे क्यों नहीं उत्प्लावन बल लगा और इस पर क्यों उत्प्लावन बल लगा है? आप ये देखो, ये एक बहुत क्लियर करने वाली बात है कि टमाटर तो तैर रहा है किंतु आलू डूब गया है। तो ऐसा इसलिए होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि आलू का जो घनत्व है वो टमाटर के घनत्व से ज्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो बातें पैरेलल चल रही हैं। क्या चल रहा है? उत्प्लावन भी और घनत्व भी साथ साथ चल रहे हैं ना। अब आप यहाँ देखिए कि इस द्रव्य में, ये जो भी द्रव्य है पानी है, वैसे मैंने पानी लिया है, पर आप इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब पानी का घनत्व टमाटर के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए वस्तु तैर रही है। ठीक है, अब हम उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये आंशिक डुबाव है, तो पहले हम उत्प्लावन बल को समझें। इसने जितना ये डुबाव है उतनी जल की मात्रा को वहां से हटा दिया है। वहां से अगर हम आपके सामने इसको स्पष्ट करें, आप पहले इस पानी का तल स्केल से भी देख सकते हैं। ये स्केल लगाइए और कोई भी बच्चा आगे दिखाइए, बताइए मुझे कितना है, दिखाइए कितना है, बताइए पानी का तल इस समय, बोलिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? सेंटीमीटर देखो कितना सेंटीमीटर है, देखिए ऊंचाई इसकी 8.5। ठीक है, 8.5 है ना? यस सर। नोट कर लो उसको। अच्छा, अब आपने नोट कर लिया। अब मैंने इसमें टमाटर डाला, ये देखिए, आप टमाटर डाला, डाल दिया। अब देखिए, आप इसमें पानी का तल बढ़ जाएगा। 9 हो गया? यस सर। तो कहाँ से बढ़ा तल? इसका मतलब इस टमाटर ने जितना ये डूबा है उतने हिस्से जल को अपने स्थान से हटा दिया। कैसे आपको मालूम हो रहा है? पानी का तल बढ़ चुका है, समझ रहे? अतः उत्प्लावन कौन सा बल है? जो किसी द्रव्य के द्वारा डुबाई जाने वाली वस्तु की सतह पर लगाया जाता है। क्योंकि वस्तु क्या कर रही है? वो पानी क्या कर रहा है? उसको ऊपर धकेल रहा है। तो कैसे धकेल रहा है? बल लगा रहा है ना। आप उत्प्लावन को क्लियर समझ गए? क्या होता है बोलिए, कोई कंफ्यूज है? उत्प्लावन बल क्या होता है? अर्थात किसी द्रव के द्वारा, ठीक है ना, वस्तु पर लगाए जाने वाले विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि हमने ये बात कही थी, ये तो था उत्प्लावन बल। अब मैं इसको हटा करके एक आगे जो है घनत्व पे एक प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? घनत्व है क्या बला? ये हमारे हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? मैंने इस अंडे को इस पानी में डाल दिया। देखिए अब क्या हो गया, बताइए, बोलिए, बताइए, अंडा क्या हो गया? डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। क्यों डूबा? कारण क्या है? क्योंकि अंडे का घनत्व द्रव के सापेक्ष ज्यादा है। अरे सुन रहे हो? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? मात्रा बटे आयतन। अरे सुन रहे हो? अर्थात D is equal to m/v, m for mass, v for volume। समझ रहे हो? घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। अब आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इस पानी का घनत्व जो है अंडे की अपेक्षा कम है। अरे सुन रहे हैं आप? अब साधारण भाषा में आप ये भी समझ सकते हैं,
इकाई क्षेत्र में, कोई एक इकाई क्षेत्र है ना, उसमें जो उसके अणु हैं, आप समझ रहे हो, अगर अणु बहुत पास पास होंगे तो वस्तु उतनी घनी होगी। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब अणुओं के मध्य स्पेस होगा, यानी अणु दूर दूर होंगे, तो वस्तु उतनी हल्की होगी। आपने यहाँ पे देखा, ये अंडा पानी में डूब गया, इसका मतलब अंडे का जो घनत्व है वो पानी से ज्यादा है। अब देखिए, अब हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि हम इस पानी में थोड़ा नमक मिलाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा नमक मिलाते हैं। ये वैज्ञानिक है, अभी इसको वैज्ञानिक प्रयोग है, इसमें थोड़ा पैसेंस की जरूरत होती है, और धीरे धीरे आप जो है इसका यहाँ पर विलयन बनाएंगे। ठीक है, अब विलयन बना करके आप देखेंगे, बार बार आप देखेंगे क्या ये अंडा इस पानी में ऊपर तैरता है, नहीं तैर रहा है, नहीं तैर रहा है, नहीं तैर रहा है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं, आगे करके देखते हैं, करते रहेंगे आप। और आपने फिर थोड़ा सा नमक लिया और फिर आपने इस पानी में मिलाया, फिर आप इसको आराम से घोलिए जब तक ये पूरी मिश्रित नहीं हो जाता। क्या होता है मिश्रण? क्या होता है? वह समांगी और पारदर्शी। क्या क्या होता है? समांगी और कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। हाँ, तो देखो, जब ये समांगी और पारदर्शी हो जाएगा तब ये विलयन कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? विलयन। नहीं तो मिश्रण नहीं है, मिश्रण और विलयन में अंतर है। अब फिर डुबाने का कोशिश करेंगे, डुबा दीजिए, फिर भी डूब रहा है, इसका मतलब अभी भी अंडे का घनत्व इस विलयन से ज्यादा है। अब हम कोशिश करते रहेंगे और इसमें हम नमक मिलाते रहेंगे, फिर हम इसको घोलेंगे। ये खुल गया है और अब हम पुनः इस अंडे को इस पानी में डिप करेंगे। देखिए, नहीं अभी नहीं तैरा है, अभी आंशिक रूप से तैर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा और करेंगे प्रयास। तो अब जब ये पूर्ण प्रयास हमारा तब सफल होगा जब ये अंडा तैरने लग जाएगा। ये हमने और नमक इसमें मिला दिया और इस प्रकार से हमने इसको पूरी तरह से स्टाइल किया, पूरी तरह से इसको घोल दिया। हमारा विलयन बन गया। अब हम इस अंडे को इस विलयन में डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तैरने लग गया, ये घूमने लग गया। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट है वो अपने प्रयोगों को कभी कभी ऐसी दशा में छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए विज्ञान को पढ़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता भी होती है। और ऑब्जर्वेशन जब तक आप पूरा परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको अपने इन्वेंशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमने आंशिक सफलता पा ली, हमारा अंडा जो है इसमें फ्लोट करने लग गया, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है तैरने लग गया। तो आइए हम फिर और आगे कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक और मिला लेते हैं और इसको हम फिर घोल लेते हैं। तो कुछ देर बाद हो सकता है कि आपकी सफलता आपके सामने होगी। ये लीजिए, पुनः हमने इसको डिप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं और आपको सफलता मिल चुकी है। अब ये 95% भाग इसका जो है पूरा का पूरा जो है ये तैरने लग गया। तो आपके सामने है, अब क्यों तैरने लग गया? बोलिए कौन बच्चा उसका संजना जवाब दोगे? विलयन से कम हो रहा है, अर्थात विलयन का घनत्व बढ़ गया है। विलयन का घनत्व और अंडे का घनत्व क्या है? कम हो गया है। तो आप देखेंगे कि हवाई जहाज अथवा पानी का जहाज हम जब पानी में उतारते हैं समुद्र में तैरने लगता है, परंतु हम जब एक सुई डाल देते हैं ये डूब जाती है। कारण बताइए, कौन बताएगा इसका कारण? कौन बताएगा इसका कारण? बताइए संजना। सुई जो है समुद्र में डूब जाती है जबकि पानी का जहाज जो है समुद्र में तैरने लगता है। सुई पर लंबवत बल लगता है। हाँ, लंबवत बल लगता है। और घनत्व क्या है? मूल कॉज क्या है? डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के कारण कोई वस्तु जो है वो द्रव में डूब जाती है।
आप समझ रहे हैं ना। अब उसकी डेंसिटी ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ भी ये भी तो द्रव है, ये भी तो द्रव है, लेकिन अब देखो इस द्रव में अब आपके सामने दूसरा द्रव रखा हुआ है, इस द्रव में डालो तुरंत डूब गया, ठीक है। परंतु अगर हमने इसको उठा करके इस द्रव में डाला तो तैरने लग गया, आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये घनत्व है, ये क्या है घनत्व है। अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे तो ये और पूरा जो है पूरी तरह से जो है आपके सामने ये तैरने लग जाएगा। देख लीजिए अब ये पूरी तरह से अंडा तैरने लग गया। अब आप सोचेंगे क्योंकि साइंस अराउंड अस ये सब हमारे सामने चारों ओर होता है प्रतिदिन, जिसको हम घटनाओं में देखते हैं, लेकिन हम उस पर चिंतन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा रख लेते हैं कि घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, न तो हम ये ध्यान रख रहे हैं मात्रा क्या है आयतन क्या है। ये बड़ा एक हमारे लिए सोचने का प्रश्न है। आप सुन रहे मात्रा बटे आयतन बोला ना, तो खाली रटना हमने तो रटने से कोई फायदा नहीं होगा। वैज्ञानिक तरीके से अगर हम उसको सोचेंगे कि क्या चीज है, अब आप जैसी वैज्ञानिक शब्दावली है भार है और दूसरा है द्रव्यमान, तो क्या आप भार और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? कोई बच्चा बताओ। भार द्रव्यमान सर भार सतह के हिसाब से परिवर्तित होता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। ऐसा क्यों? देखो देखो ठीक है, ठीक कह रहा है, कुछ हद तक ठीक कह रहा है। भाई द्रव्य क्या है, द्रव्य मानी द्रव्य की मात्रा, अरे सुन रहे हो, इकाई क्षेत्र में द्रव्य की निश्चित मात्रा, वो क्या है द्रव्यमान मैटर, आप समझ रहे हो। और भार क्या है बल, आप समझ रहे ना। हाँ, भार का इकाई क्या है न्यूटन, भार की इकाई क्या है न्यूटन है, और इसकी इकाई क्या है द्रव्यमान का किलोग्राम। क्या यार इतना सरल बात, आप समझ रहे। चलिए हम पुनः आप इस पर फोकस करते हैं। आपने जान लिया, ये अच्छी तरह से देखा। अब क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि सांप अंडा तो तैर भी सकता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ऐसा है। अब हम दूसरे उसके साथ प्रयोग करते हैं, ये क्या है आलू। ये क्या है आलू। इस आलू को अगर हम इस द्रव में डालेंगे क्या हो गया पक्का डूब गया। अब उठा करके अब हमने फिर इसको इसमें डाल दिया, अब देखो अब क्या होने लग गया, देखिए है जादू, किसका जादू है विज्ञान, क्या है साइंस अराउंड अस, साइंस हमारे चारों ओर है, और हम जब देखें प्रयोगों करेंगे तो हम नया नया सीखेंगे। अब इसमें हमने ये दोनों तैर रहे हैं, देखो आलू भी तैर रहा है और अंडा भी तैर रहा है, तो सिद्ध हो चुका है कि इस वाले विलयन का घनत्व इन दोनों वस्तुओं के घनत्व से ज्यादा है, ठीक है। अब इसके अणु आपस में घने हो चुके हैं। सिंपल अगर आप साधारण भाषा में समझ लो तो पदार्थ के अणु परस्पर जितने घने होते हैं उनका घनत्व उतना ज्यादा होता है। जैसे ठोस के अणु परस्पर पास पास होते हैं तो ठोसों का घनत्व द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है। और अगर द्रव, लेकिन ये भी तो द्रव है, अब यहाँ प्रश्न आता है ना, ये भी तो द्रव है, तो अब इसमें आप क्या कहेंगे बोलिए। हमने कहा कि द्रव, लेकिन यह द्रव हमने आर्टिफिशियली तैयार किया, आप समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। इसके घनत्व को हमने बाह्य पदार्थ में आकर के बढ़ाया है, अरे सुन रहे हो, इसको विलयन बनाया है। और तो लेकिन सामान्य रूप से जब परिभाषित होता है तो ठोस पदार्थों के अणु परस्पर, ठोस का लक्षण, पहला लक्षण यही है कि उनके अणु क्या होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए उनका घनत्व ज्यादा होता है। अब मैं ठोस में अब आपसे एक बात बता रहा हूँ, यहीं पर मैं आपका एक कंफ्यूज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक लकड़ी का कड़ी ले लो, गुटका ले लो बड़ा वाला, जिसका आयतन जो है करीब करीब 4 मीटर लंबाई में है, और इसी तरह से उसका 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का गुटका, मतलब एक कड़ी मान लो, कड़ी इतनी बड़ी होती है। और एक लोहे का बाट ले लो, आधे किलोग्राम का ले रहे हैं आप। हमने आधे किलोग्राम के बाट को जब हम पानी में डुबा देंगे तो वो डूब जाएगा और लकड़ी के ऊपर तैरने लग जाएगी। तो अभी हमने कहा कि ठोसों का घनत्व, तो जबकि दोनों पदार्थ ठोस थे लेकिन एक तैरने लग गया दूसरा डूब गया, उसका कारण क्या है घनत्व है, उसका कारण भी क्या है क्योंकि लकड़ी के जो अणु हैं वो लोहे की अपेक्षा दूर है, उनके बीच में क्या है अंतराणुक स्पेस, यानी अंतराणुक स्थान है,
बल नहीं, बल अलग चीज, अंतराणुक बल अलग है और अंतराणुक स्थान अलग है। समझ रहे हैं यहाँ पर। और तीसरी होती है गैसें। तो गैसों का घनत्व द्रवों से कम होता है। अब आप समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। पक्का समझ गया आप? Yes, sir. वेरी गुड। अब हमने देखो इस टमाटर की बात करी थी, तो टमाटर को अगर हम इस पानी में डाल दें, देखो यहाँ तो देखो ये पानी में भी तैर रहा है, ये टमाटर पानी में भी तैर रहा है, अर्थात ये जो टमाटर जो बना हुआ है, इस टमाटर के अंदर के जो अणु हैं वो पानी के अणुओं से क्या है और दूर है। इसका घनत्व तो पानी से भी कम है, इसका टमाटर का, इसलिए ये पानी में भी तैर रहा है और खैर नमक में तो तैरेगा ही। आप देख रहे हैं ना? अरे आप क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो भाई, ये दोनों में तैर रहा है, ठीक है। अब हमने जैसे इसके बाद हमने एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, हमने ये अंडे को उठाया, अंडे को इसमें डाला, तैर रहा है, ठीक है। अंडे को उठाया, साधारण पानी में डाला तो ये जो है डूब गया। तो क्लियर हो गए ना? आप क्लियर हो गए? Yes, sir. तो ये बच्चों हम ऐसे अपने चारों बर्फ पानी में क्यों तैरता हमारे है? और जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारे किचन में घटना घटती है, आप समझ रहे हो, जो हमारे खाने के अंदर या जो हमारे रसोई के अंदर जहाँ जहाँ हम देखते हैं वो हमारे सामने हर प्रयोग साइंस का। एक आपके किचन का अंदर का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप गर्मियों में पानी पीते हैं ठंडा? ये नहीं पीते। अब आप फ्रिज में पानी की बोतल रखते हैं, क्या रखते हैं? पानी की बोतल रखते हैं। तो जैसे आप फ्रिज से पानी की बोतल बाहर निकालते हैं और अपने टेबल में रखते हैं, आप पाते हैं कि उसके बाहर से पानी की बूंदें टपकने लगे। टपकते नहीं लगते? Yes, sir. यदि आप गिलास में पानी ले लेते हैं तो उस ठंडे पानी को, तो गिलास के बाहर से पानी की बूंदें टपकने लग जाएंगी। अब बताओ ये कहाँ से, क्या हो, इसका क्या मतलब है? कहाँ से आया वो पानी? कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, मैं इसको भी समझाता हूँ। देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें पानी की बूंद है जिसको हम क्या कहते हैं? वाष्प। वाष्प कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है या नहीं होता है? तो वाष्प आती कहाँ से है? वाष्प कहाँ से आती है भाई? एटमॉस्फेयर में जो वेपर है वो आती कहाँ से है? वाष्पोत्सर्जन होता है। अब वाष्पोत्सर्जन जो हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। भाप बनी हुई एंड स्टीम मिक्स्ड विद एयर। अरे सुन रहे हो? लेकिन अब क्या है कि जैसे ही ये हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं था, अब हमने यहाँ पर एक पॉट रख दिया, ठंडे पानी का पॉट, सुन रहे हो? इसके चारों ओर जो हवा है, इसके चारों ओर जो हवा है वो इसको घेरेगी नहीं घेरेगी? Yes, sir. तो जो हवा में उपस्थित जो जल के अणु हैं, जो स्टीम के अणु हैं, वो ठंडाई में आकर के, ये ठंडा है ना, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो ये ठंडे आकर के जो स्टीम थी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? वाटर में। अरे ठीक है, बर्फ है ना, बर्फ को पिघलाते हैं किस में बदलता है? पानी में। पानी को उबालते हैं किस में बदलता है? वाष्प। वाष्प को फिर ठंडा करते हैं कंडेंसर से, किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी। और फिर पानी को और ठंडा करते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है? आप समझ रहे हैं? तो आप अपने चारों ओर जो स्टीम है उसके अंदर आपने ये प्रूफ कर लिया, इस चीज से प्रूफ होता है कि स्टीम के अंदर जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर जो है वाष्प उपस्थित है। वाष्प उपस्थित है। क्लियर है? तो मुझे विश्वास है कि आप घनत्व को भली भांति समझ गए होंगे और उत्प्लावन को भी भली भांति समझ गए होंगे। इसी तरह से जो साइंस अराउंड अस है, हम हर दिन आधे घंटे की एक एक्टिविटी आपकी वर्ष भर करते रहेंगे, समझ रहे हो ना? जिससे आपको हमेशा यह डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है? ग्रेविटी क्या है आप समझ रहे हैं? या कोई भी चीज जो अराउंड अस हमारे घटती है, पंखा कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? इन सारी चीजों को हम बताएंगे, पूरी लाइट से संबंधित, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग साइंस की हम इसी तरह से सामान्य प्रयोग के द्वारा आपके लिए लाते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।